हेलो गाइस, वेलकम यू टू दी लाइव क्लासेस ऑफ इंग्लिश। चैप्टर है हमारा प्रोनाउन और आज है प्रैक्टिस सेशन। गुड इवनिंग नीरू बाला। आई थिंक सब ऑनलाइन आ गए हैं। ठीक है, तो गाइस जैसे कि हमने प्रोनाउन के 3 पार्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए थे और टाइप्स जो बताए थे प्रोनाउन के, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कुछ फिलअप्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ फिलअप्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ पे। अब देखो कि जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है आई एम 1 ईयर ओल्डर दैन ब्लैंक। ठीक है, सबको आई होप आप सबने पीछे वाले जितने भी केसेस थे वो सारे रिवाइज कर लिए होंगे एक बार। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे वो रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आई एम 1 ईयर ओल्डर दैन डैश एंड योर ऑप्शंस आर ही और हिम। सो गाइस देखिए इसमें क्या आएगा, आई एम 1 ईयर ओल्डर दैन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, हिम हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपके पास, हिम हो जाएगा। आई एम 1 ईयर ओल्डर दैन हिम। सेकेंड आपके पास है ही इज एज गुड अ स्टूडेंट एज डैश। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब हम एज और एज वाले एक कंजंक्शन के पेयर का यूज़ करते हैं तो इस केस में हमने ये देखना होता है कि जो सब्जेक्ट है तो उसका कंपैरिजन भी सब्जेक्ट के साथ ही होगा। देन योर राइट आंसर विल बी ही इज़ एज गुड अ स्टूडेंट एज। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिटवीन यू एंड डैश ही इज़ अ लायर। ठीक है, बिटवीन यू एंड डैश ही इज़ अ लायर। तो यू एंड, यहाँ पे जो यू के बाद आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, मी आएगा। ठीक है, यू एंड मी आपने याद रखना है। देखो, जो बिटवीन और एंड वाला जो कंजंक्शन का पेयर होता है उसमें आपने हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केसेस को लेना है। ठीक है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्यों ना आए। ठीक है, बिटवीन और एंड वाला जो पेयर होगा कभी भी, तो उसमें आपने हमेशा क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस को रखना है। मतलब आप हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। आप हमेशा किसको प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। क्लियर सबको? ठीक है, सो बिटवीन यू एंड मी ही इज़ अ लायर। वो वाला केस वो वाला केस जो मैंने आपको करवाया था एक बोथ वाला, आपको याद होगा। ठीक है, वो केस अलग था। ठीक है, उसमें हम उसको स्टार्टिंग में देख रहे थे जो एज अ सब्जेक्ट के तौर पर, लास्ट वाले लेक्चर में आपको याद होगा। तो वहाँ पे हमने यू एंड आई लगाया था, लेकिन वहाँ पे बोथ लगा था। बट यहाँ पे बिटवीन यू एंड मी है, तो यहाँ पर ये जब स्टार्टिंग में लगा सेंटेंस के, तो बिटवीन और एंड पेयर जो है इनके साथ आपने हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाने हैं। इसलिए हमने यहाँ पर मी को चूज़ किया है, ना कि आई को। ठीक है, तो मी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दीजिए फटाफट से कमेंट्स में। लेट डैश हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्रॉनिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर, लेट डैश ही और हिम हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्रॉनिंग। एक आंसर आ गया है कामिनी शर्मा का, हिम। बाकी भी जल्दी से अपना आंसर दीजिए फटाफट से। हिम, सपना चौहान का भी हिम आया है।
हिम, पूजा जोशी का भी हिम आया है। ठीक है, अब देखो जिन्होंने भी हिम आंसर किया है ध्यान से देखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो सेंटेंस था इसमें लेट तो लगा था, ठीक है, इस सेंटेंस में लेट तो लगा था, बट एक्चुअल में था क्या? एक्चुअल में ये था कि लेट के बाद ब्लैंक छोड़ा गया था और आगे दो ऑप्शन थी ही और हिम, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने आगे देखा हमें क्या मिला, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन मिला। क्या मिला हमें? एक रिलेटिव प्रोनाउन मिला। अब रिलेटिव प्रोनाउन के आगे यहाँ पर आपके पास क्या लगा है? एक मॉडल लगा है, ठीक है। तो ये एक आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट होता है और आगे एक और वर्ब लगी है जो कि है आपके पास सेव, ठीक है। अब हु तो पता है आपको एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मैंने पहले बताया हु क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो हु के अकॉर्डिंग कैन वर्ब लग गई। तो फिर जो यहाँ पर सेव है ये वर्ब भी तो किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। जो सेव है इसको भी तो अपना सब्जेक्ट चाहिए, बट हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है। एक तो ही है जो कि एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, एक हिम है जो कि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। तो इस वर्ब के साथ पेयर बनाने के लिए, जो सेव वर्ब है इसके साथ पेयर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पर अब मेरा राइट आंसर ही होगा, हिम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता होगा जब मैं हु रिलेटिव प्रोनाउन कराया था तो मैंने कहा था कि इसके पीछे वाला हमेशा एक एंटीसीडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंटीसीडेंट हो गया और इसकी इस सब्जेक्ट की वर्ब हमें बनानी थी, तो यहाँ पर सेव जो थी इसकी वर्ब थी। तो इस वजह से मैंने इस केस में, इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पर ही लगाना है। क्लियर है? ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा लेट ही हु कैन सेव हर फ्रॉम ड्रॉनिंग, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? आपके पास ही आंसर आएगा। बाकी जो मैंने आपको केस करवाया था लेट वाला, वहाँ पर हमने ऐसे केस देखे थे, लेट हिम डू हिज वर्क, इस तरीके के सेंटेंस देखे थे। बट उस केस में जो ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं, इन केसेस में आपके पास कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा था, ठीक है ना, कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा था। तो इस वजह से यहाँ का जो आपका राइट आंसर होगा इस रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से वो क्या हो जाएगा? ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय डैश हु या whom fell off his bicycle has hurt his leg। देखो ज़रा सा सेंटेंस चेंज होगा तो आपका आंसर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे ही होता है, ज़रा सा सेंटेंस अगर चेंज कर दिया जाए तो आपका आंसर वहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पूरे सेंटेंस को देखिए पहले, फिर आंसर कीजिए। ये मत करो कि सीधा लेट देखा तो सीधा हिम लगा दिया, ऐसा नहीं करना, पहले पूरे सेंटेंस को देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है द बॉय डैश हु या whom fell off his bicycle has hurt his leg। क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर The boy dash fell off his bicycle has hurt his leg। हाँ जी, एक आंसर आ गया है कामिनी शर्मा का हु। बाकी भी अपने अपने आंसर दीजिए जल्दी से, ठीक है गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हु इज योर राइट आंसर, ठीक है। हु आपका राइट आंसर है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास फिलअप्स में भी बन सकते हैं, ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस में बन सकते हैं, ठीक है, या फिर एरर में बन सकते हैं। तो ये फिलअप वाला एक क्वेश्चन था। तो आपने कैसे पता लगाया कि यहाँ पे हु आएगा? ठीक है, तो पता लगाने का क्या तरीका था? देखो मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो द बॉय लगा है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, मतलब ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या है? एक सब्जेक्ट है। आगे लग गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैंने बोला था कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बिल्कुल आगे रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो इसका मतलब इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब हमेशा लास्ट में होती है। तो मतलब ये वाली जो आपको हैज़ हर्ट दिख रहा है ये वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग है। द बॉय के अकॉर्डिंग वाली जो वर्ब है वो क्या है? हैज़ हर्ट है आपके पास, ठीक है। क्लियर है सबको? और यहाँ पर जो हु लगा है, देखो फेल क्या है? फॉल, फेल, फॉलन, मतलब ये भी क्या है? वर्ब नंबर 2 है, ठीक है। 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स आनी चाहिए आपको। तो फॉल, फेल, फॉलन,
तो फेल भी एक वर्ब है, तो इसको भी अपना सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मुझे चूज़ करना था कि मैं हु वाला हु को उठाऊं या हुम को उठाऊं। तो हु सब्जेक्ट है इसलिए मैंने हु को उठाया, हुम एक ऑब्जेक्ट है इसलिए मैंने इसको नहीं उठाया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसलिए मैंने हुम को यहाँ से नहीं उठाया। तो राइट आंसर हो जाएगा हु। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नॉट सीन द गर्ल डैश सूटकेस वॉज स्टोलन। जल्दी से आंसर, फटाफट से आंसर टाइप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नॉट सीन द गर्ल डैश सूटकेस वॉज स्टोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। आपने करने सारे क्वेश्चन सॉल्व आज ये, ठीक है ना? मैं नहीं करवाऊंगा, सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपने सॉल्व करने खुद, क्योंकि मैंने आपको सारी केसेस ये करवा दिए हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपने अपने आंसर दीजिए फटाफट से। आई हैव नॉट सीन द गर्ल डैश सूटकेस वॉज स्टोलन। यस, राइट आंसर आ गया है कामिनी शर्मा, राइट आंसर है। तो राइट आंसर इज योर हुज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हुज राइट आंसर क्यों है? क्योंकि गर्ल की बात हो रही है, गर्ल एक ह्यूमन बीइंग है, आपको पता है। ह्यूमन बीइंग वाले केस में पोजेशन यानी कि अधिकार बताने वाले केस में हमेशा हम क्या लगाते थे? हुज लगाते थे। ठीक है, अधिकार बताने वाले केस में हम हमेशा क्या लगाते थे? हुज लगाते थे, आपको याद होगा। ठीक है, तो सूटकेस किसका है? इस गर्ल का सूटकेस है। इट मीन्स दैट यू हैव टू यूज द हुज रिलेटिव प्रोनाउन हियर। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमा इज द मेड डैश आई हैव एम्प्लॉयड। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट से। सीमा इज द मेड डैश आई हैव एम्प्लॉयड। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आपके, ठीक है, जल्दी से आंसर करो सभी फटाफट से। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। आंसर आ गया है कामिनी शर्मा का हु। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए फटाफट से। जल्दी से, सपना चौहान का आंसर नहीं आया है, जल्दी से सभी आंसर कीजिए फटाफट से। यस, सपना चौहान आंसर आ गया हुम। ठीक है, एक का आंसर आया है हु एंड योर सेकंड आंसर इज योर हुम। पूजा जोशी अगेन आंसर्स हुम। ठीक है, ओके, सो योर राइट आंसर इज हुम। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या है? हुम हो जाएगा राइट आंसर। चेक करने का तरीका बता दिया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सीमा इज द सब्जेक्ट नंबर 1, इज द वर्ब नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सीमा, एंड द मेड इज योर ऑब्जेक्ट हेयर। सो यहाँ पर सब्जेक्ट वन ने अपनी वर्ब जो है 1 यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, शशि परी गुड इवनिंग। ठीक है, तो सीमा ने अपनी वर्ब जो है वो क्या लगा ली? इज। अब यहाँ पर आई जो है गाइस, देखिए ये एक सब्जेक्ट नंबर 2 है और हैव एम्प्लॉयड, ये सारा वर्ब नंबर 2 लग गया इसके साथ। अब देखो S1 V1 और S2 V2 पेयर कंप्लीट हो गए, मतलब मुझे यहाँ पर मैं सब्जेक्ट नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर सब्जेक्ट लूँगा तो वर्ब तो अवेलेबल ही नहीं है सेंटेंस में, वर्ब अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कि क्या लेना पड़ेगा? हुम लेना पड़ेगा। सो योर राइट आंसर इज हुम। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Question next. This is the paragraph about dash the teacher is talking. Next question. This is the paragraph about dash the teacher is talking. So guys, you know that
The sentence is, this is the paragraph about dash the teacher is talking and you have two options, that and which. Please be careful. I already told you about these two pronouns, that where you have to use the that pronoun and where you have to use the which pronoun. Remember that table. First answer is that. Kamini Sharma, first answer is that. Yes, answer quickly. As you remembered, I have made a table of 3 types of relative pronouns. Yes, second answer is Sapna Chauhan, which. So guys, your right answer is which. Which is your right answer. Okay, because you know that we are talking about the paragraph, which is your object here. So you have to use the relative pronoun according to paragraph. Now paragraph is coming under the non-human being case, so you can use here which. So right answer is which. Which ही लगाओगे ना नॉन ह्यूमन बीइंग वाले केस में. दैट क्यों नहीं लगाओगे? दैट तो नहीं लगाओगे. दैट के लिए एक्सेप्शनल केसेस लिखवाए थे मैंने. दैट के लिए एक्सेप्शनल केसेस लिखवाए थे, याद है ना. डिटर्मिनर्स लगाते हैं, द फ्यू, द ओनली, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, इस तरीके के वर्ड्स के साथ आप क्या लगाते हैं यहाँ पर? दैट का यूज़ करते हैं. याद नहीं होगा तो पीछे टेबल देख लेना, प्रोनाउन की आपको करवाई थी मैंने एक्सरसाइज, उसमें टेबल बनवाया था, उसमें लिखवाया था सारा, और सेंटेंसेस भी लिखवाए थे. ठीक है, तो दैट सिर्फ उन एक्सेप्शनल केसेस में ही लगता है जहाँ पे डिटर्मिनर्स आपके यूज़ होते हैं. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द लेटर डैश ही रोट रीच्ड मी लेट. ईजी है, बहुत ईजी है. द लेटर डैश ही रोट रीच्ड मी लेटर. सो अगेन योर आंसर विल बी विच. इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर विच होगा. वट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, वट तो आ ही नहीं सकता. ठीक है, वट नहीं आएगा. राइट आंसर इज अगेन विच. लेटर के अकॉर्डिंग लगाओगे, नॉन ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में आएगा. सो राइट आंसर इज योर विच. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ज्यूरी हैज गिवन डैश वर्डिक्ट. द ज्यूरी हैज गिवन डैश वर्डिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट से आंसर कीजिए. द ज्यूरी हैज गिवन डैश वर्डिक्ट. ज्यूरी पता है आपको क्या होता है? आपके पास एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, ज्यूरी क्या है आपके पास? एक कलेक्टिव नाउन है. तो जल्दी से अब आंसर कर दीजिए फटाफट से. ज्यूरी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है. यस पूजा जोशी, पिछले क्वेश्चन का आंसर सही है. कामिनी शर्मा का आंसर आ गया है देयर. कामिनी शर्मा का आंसर देर है. बाकी जल्दी से आंसर दीजिए अपने फटाफट से. पूजा जोशी का आंसर है देर. सो गाइज योर आंसर इज कंप्लीटली रॉन्ग. ये आंसर नहीं होगा. आंसर इज योर इट्स. देयर नहीं होगा गाइज. देखो, अगर आपको जब तक वर्डिक्ट का मतलब नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे. वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना. वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना, किसी चीज़ का डिसीजन लेना. तो ज्यूरी जो है वो सारे मेंबर्स मिलकर ही डिसीजन लेंगे. ठीक है ना, गवर्नमेंट हमेशा ही मिलकर डिसीजन लेती है. इस तरीके से ज्यूरी हमेशा मिलकर ही डिसीजन लेगी, सबकी सलामती से ही. ठीक है, सबकी सहमति से सहमति से ही क्या लेगी? डिसीजन लेगी. तो इसका मतलब क्या है? ज्यूरी के अकॉर्डिंग लगने वाला जो आपका प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? इट्स होगा. ठीक है, जब भी कलेक्टिवली हम बात करेंगे किसी चीज़ की, यानी कि कलेक्टिव नाउन की, जब हम कलेक्टिवली बात करेंगे, ठीक है, तब हम इट्स लगाएंगे. अगर यहाँ पर अलग अलग मेंबर की बात होती ज्यूरी के, तब आप देयर लगाते. इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट इज़ योर राइट आंसर. तो यहाँ पर इट्स आएगा, ना कि देयर आएगा. ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है ना. तो जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस पहले बताया था, द ऑडियंस हैज़ ऑर्डर टू टेक देयर सीट्स. तो सीट्स लेने को बोल रहा है ऑडियंस को, तो मतलब हर लोग, ऑडियंस में सारे के सारे लोग अपनी अपनी सीट लेंगे, तब देयर लगाओगे.
अगर कलेक्टिवली किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो इट्स लगाओगे। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कैबिनेट गेव डैश वोट। द कैबिनेट गेव डैश वोट। ऑप्शंस आर देयर और इट्स। ऑप्शन है दैट, सॉरी, देयर और इट्स। फटाफट से आंसर कीजिए, ठीक है। कामिनी शर्मा आंसर्स देयर आ चुका है। सो देयर इज योर राइट आंसर गाइज। देयर यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है देयर? अभी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हम यहाँ पर कैसे पता लगाएं। अब कैबिनेट अगेन क्या है आपके पास? एक कलेक्टिव नाउन। क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन देखो, अगर मान लो ये कैबिनेट है और कैबिनेट में सारे पर्सन अपनी वोट देंगे, एक पर्सन थोड़ी ना वोट देगा, सारे पर्सन वोट देंगे यहाँ पे। तो सारे पर्सन अलग अलग वोट देंगे, ठीक है। सारे पर्सन की वोट क्या होगी? डिफरेंट वोट्स होंगी। डिफरेंट वोट्स होंगी। तो डिफरेंट वोट्स अगर होंगी तो इसका मतलब है जब अलग अलग लोग देंगे तो अलग अलग के लिए देयर लगाओगे, इट्स नहीं लगाओगे। सो ये राइट आंसर इज इन दिस केस देयर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, इट्स नहीं होगा, क्योंकि कैबिनेट एक ही वोट थोड़ी ना देगा, कैबिनेट के सारे मेंबर्स वोट देंगे। तो यहाँ पर कैबिनेट तो कलेक्टिव नाउन था, बट कलेक्टिव नाउन होने के साथ साथ यहाँ पर सारे मेंबर्स की बात हो रही है, सारे मेंबर्स अलग अलग वोट दे रहे हैं, तो यहाँ पर देयर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सबको? तो कलेक्टिव नाउन हमेशा डिपेंड करता है सेंटेंस की जो सेंस है वो कैसी है। बिना सोचे समझे कलेक्टिव नाउन के साथ इट्स आपने या देयर नहीं लगाना, पहले सेंस को समझिए उसके बाद आंसर लगाइए। क्लियर सबको? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डिड नॉट डू डैश जॉब। ये मैंने आपको करवा दिया हुआ, ये वाला केस भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करवाया था, ठीक है। बट ये सेंटेंस जो है अब यहाँ पर वो मैंने प्रोनाउन की फॉर्म में बना कर दिया है आपको, ठीक है। पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको वर्ब के ऊपर ये क्वेश्चन डालता था, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको प्रोनाउन की फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब मैंने ऑप्शन चेंज करके लिख दिए हैं देयर और हिज। सो आपने राइट आंसर बताना है, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। The secretary and the treasurer did not do dash job. So tell me the right answer. ये केस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिस्कस हो चुका था पहले भी, और वहाँ पर मैंने आपको वर्ब के साथ ये वाला केस बताया था कि वर्ब कैसे लगती है। तो अब मैंने इसको चेंज करके प्रोनाउन में चेंज कर दिया है। सो कामिनी शर्मा का आंसर आ गया है देयर। कामिनी शर्मा का आंसर आ गया है देयर, ठीक है। और कोई जल्दी से आंसर कीजिए, बाकी भी सभी अपने। सपना चौहान हिज। सपना चौहान का आंसर है हिज। सो गाइज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिज। हिज आपका राइट आंसर है। पूजा जोशी एब्सोल्युटली राइट आंसर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। क्यों? देखो सेक्रेटरी जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एक ट्रेजरर भी है, ठीक है। तो जब भी देखो सेक्रेटरी और ट्रेजर के आगे सिर्फ एक आर्टिकल लगा है, तो जब एक आर्टिकल लगेगा, मैंने बताया था जब एक ही पर्सन के आगे एक बार आर्टिकल लगता है तो मतलब वहाँ पर सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, मतलब सेक्रेटरी और ट्रेजर एक ही पर्सन है। तो एक ही पर्सन है तो क्या लगाओगे? देयर या हिज? तो क्या लगाओगे? हिज। सो हिज इज योर राइट आंसर। अगर द सेक्रेटरी के आगे भी लगता और अगर द ट्रेजर के आगे भी लगता तब दोनों पर्सन अलग अलग हो जाते, तब आप वहाँ पर देयर लगाते। बट आर्टिकल एक के आगे लगा है तब आपने क्या लगाया? यहाँ पर हिज लगाया है। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास पहला क्वेश्चन। He is a university professor, but of his 3 sons, dash has any merit. चलिए जी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का फटाफट से। आंसर दिस क्वेश्चन।
क्लियर है गाइस? आंसर कर दीजिए फटाफट से। ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मेरिट। आराम से सोचिए, टाइम लीजिए और फिर मुझे आंसर बताइए। आपको याद होगा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बताए थे, ईच, आइदर, नाइदर वाले, और मैंने इनका यूज़ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर बता दिया था। ठीक है, कामिनी शर्मा का आंसर है नाइदर, पूजा जोशी का आंसर है नन। सो गाइस योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। ठीक है, नन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कितने सन्स हैं? 3 सन्स हैं। तो 3 सन्स क्या हैं? ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं? हमेशा हम नन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं? नन लगाते हैं। ठीक है, मैंने नाइदर कब लगाएंगे? नाइदर हम सिर्फ लगाते हैं जब हम 2 पर्सन्स की बात करेंगे। जब हम सिर्फ 2 पर्सन्स के बीच में चॉइस की बात करेंगे, तब उस केस में हम क्या लगाते हैं? हमेशा नाइदर लगाते हैं। ठीक है, नीदर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो बाकी क्वेश्चन है सारे के सारे वो एरर्स वाले क्वेश्चन हैं। कौन से क्वेश्चन हैं? एरर्स वाले क्वेश्चन हैं। तो एरर्स वाले क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। ठीक है, द पुअर मैन पॉइजनड हिम। अब पुअर मैन यहाँ का सब्जेक्ट है गाइस, और पॉइजनड यहाँ की वर्ब है। ठीक है, आगे लगा है हिम। तो किसी पुअर मैन ने पॉइजन किया मतलब जहर खाया, तो हिम क्या बता रहा है कि उसने खुद जहर खा लिया। बट हम यहाँ पर हिम थोड़ी ना लगाएंगे। जब खुद के लिए बात करते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हिम नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? हिमसेल्फ। तो यहाँ पर हिम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा गाइस? यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा हिमसेल्फ। क्लियर है आप सबको इतनी बात? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ऑन चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, पॉइजनड हिम नहीं बोलना, उसने खुद को नहीं, खुद को बताने के लिए हम हमेशा हिमसेल्फ लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक है वो आप मुझे आंसर दोगे फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिए। She is one of the best mothers that has ever lived. यस, आंसर आ गया सपना चौहान का, हैव। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ की जगह आंसर दिया है सपना चौहान ने, हैव। सो राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा। मैंने बताया था कि मदर्स के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, वन ऑफ वाला केस जब भी आता तो आपने मदर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी गलत लगा है, दैट तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? अच्छा एक सेकेंड, द बेस्ट लिखा है ना, द बेस्ट मदर्स। ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे द बेस्ट लगा है, तो देखो द बेस्ट ना आपके पास कौन सी डिग्री है? ये आपके पास जब मैं आपको एडजेक्टिव करवाऊंगा तो वहाँ पर आएगा ये एडजेक्टिव में। देखो द बेस्ट आपके पास एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइज सुपरलेटिव डिग्री जो होती है इसके साथ भी हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं? इसके साथ भी हम ज़्यादातर दैट का यूज़ करते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्रीज हो गई जैसे, या आपके पास डिटर्मिनर्स हो गए, तो इनके साथ हम दैट लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही गलती थी, और वो गलती क्या थी? वो गलती थी आपके पास हैज़ की जगह क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक है, हैज़ की जगह क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। बाकी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दैट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या लगी थी? सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई थी। ठीक है, अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगी होती तो आप हु लगाते।
चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड अवर स्टडीज़। अब यहाँ पर आपने देखो यहाँ पर कॉमा लगा लेना, जॉन के बाद एक कॉमा आएगा, ठीक है, जॉन कॉमा आई एंड हरी हैव फिनिश्ड अवर स्टडीज़। John, I and Hari have finished our studies. देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर ना ये गलत है, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना। अवर नहीं आएगा ना यहाँ पे, अवर क्यों आएगा, अवर थोड़ी ना आएगा, देयर आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है एक, इसको ठीक कर लेना। आपने यहाँ पे देखो यहाँ पर गलती है, इसमें बताना है आपने, जॉन आई एंड हरी में। हाँ जी, आंसर आ गया पूजा जोशी का, जॉन हरी एंड आई, यस राइट आंसर है। देखो पॉजिटिव सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस में मैंने आपको बताया था जब भी पॉजिटिव सेंस आती है तो आप क्या रूल लगाते हो, 2 3 1 वाला रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 3 1। तो देखो सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, जॉन थर्ड पर्सन है, हरी भी थर्ड पर्सन है और आई आपके पास फर्स्ट पर्सन है। तो सेकंड आपके पास पर्सन नहीं है, इसका मतलब पहले आप थर्ड पर्सन को प्लेस करोगे, उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन को प्लेस करोगे। ये आपको मैंने केस करवाया था रूल ऑफ गुड मैनर्स के अंदर। सो 2 3 1 इज योर राइट आंसर। सो आंसर क्या होगा, जॉन हरी एंड आई। जॉन हरी एंड आई इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जॉन हरी एंड आई। जॉन हरी एंड आई इज योर राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज हिम who came running into the classroom. Answer this question. It was him who came running into the classroom. आंसर कीजिए जल्दी से। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। सो गाइज आपको याद होगा मैंने आपको एक केस करवाया था जिसमें मैंने आपको लिखवाया था इस तरीके से, सेंटेंस लिखवाए थे ना, इट के बाद अगर इज लग जाए तो आगे सब्जेक्टिव केस आता है, याद है किसी को, ठीक है। हाँ तो क्या आंसर होगा, इट के बाद अगर इज आ जाए और आगे क्या लगता है, हमेशा सब्जेक्ट लगता है। ये मैंने आपको करवाया था। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लगाना है, हमेशा एक सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, चाहे आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ठीक है, शी भी हो सकता है। तो ये आपने याद रखना। तो यहाँ पर इट वॉज हिम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इट वॉज ही। इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, ठीक है। तो देखो ही एक सब्जेक्ट हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और केम एक वर्ब होगी, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ही एक एंटीसीडेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो मे आई नो टू हु नहीं आएगा गाइस, क्या आएगा, टू हुम आई एम स्पीकिंग। टू हुम आई एम स्पीकिंग। टू के साथ हमेशा लगने वाला केस हमेशा हुम का होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। टू के साथ हमेशा क्या लगना है, हमेशा आपने हुम का यूज़ करना है। टू के साथ सब्जेक्टिव केस कभी नहीं लगाना, आपने याद रखना, टू के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। सो टू हुम आएगा, मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब इसका आंसर दीजिए फटाफट से, आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। आंसर आ गया है पूजा जोशी का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, आई एंड हिम नहीं आएगा, आई एंड ही आपका राइट आंसर होगा। आई एंड ही और आई क्यों आए, क्योंकि हम यहाँ पर वर्ब ले रहे हैं तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आना चाहिए हमेशा,
वर्ब के पहले क्या आना चाहिए, हमेशा सब्जेक्ट आना चाहिए, इसलिए मुझे हिम नहीं लगाना, हिम तो ऑब्जेक्ट है, मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो आई और ही दोनों के दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे इस केस में। चलिए अगला देखिए, ही इज़ फैटर दैन मी। अब यहाँ पर फैटर लिखा है और यहाँ पे दैन लगाया है, सब्जेक्ट है तो कंपैरिजन भी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, तो फैटर दैन आई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन भी सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे देखते हैं, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास। द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मत आंसर देना कोई भी, पहले मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, तो अपने उसके बाद आंसर करना। देखो मैं द बॉय हु स्टडीज को दे रहा हूँ ऑप्शन ए, फिर मैंने स्लैश लगाया, हार्ड ही विल पास को मैं पार्ट बी दे रहा हूँ, फिर स्लैश लगा, और विद कलर्स को पार्ट सी, और उसके बाद डी को दे रहा हूँ नो एरर। अब मुझे आंसर बताइए, ए बी सी और डी। क्वेश्चन है द बॉय हु स्टडीज हार्ड, मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, ये अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है ए बी सी और डी में। अब आपने मुझे ए बी सी डी आंसर बताना है, क्या एरर, कहाँ पे एरर होगा, ए में, बी में, सी में या डी। ए बी सी और डी, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत टाइम है आपके पास, ध्यान से सोच के आंसर कीजिए। ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। द बॉय से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, आगे हु लगा था, कोई गलती हो ही नहीं सकती। द बॉय के आगे रिलेटिव प्रोनाउन लगा है तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आगे स्टडीज़ लगा है, स्टडीज़ लगा है मतलब ये एक वर्ब लगी है, वर्ब लगी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगी है, इस बॉय के अकॉर्डिंग लगी है। तो बॉय तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा स्टडीज़ ही लगाओगे ना, सिंगुलर पर्सन के साथ स्टडी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस वाला केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस वाला केस, तो यानी कि बॉय के अकॉर्डिंग स्टडीज़ बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि ए पार्ट में कोई गलती होगी, तो ए पार्ट बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। अब देखो स्टडीज़ हार्ड तो आ गया, आगे लगा एक सब्जेक्ट ही, और आगे लगी है एक हेल्पिंग वर्ब विल, और आगे लगा है पास। अब मुझे बताओ, मैंने अब क्या बताया था कि जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग के सब्जेक्ट के बिल्कुल आगे रिलेटिव प्रोनाउन हु आता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, द बॉय था, आगे क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, उसके आगे वर्ब आ गई स्टडीज़। अब देखो हु के अकॉर्डिंग जो है वर्ब क्या लग गई, स्टडीज़, हु तो सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग स्टडीज़ वर्ब लग गई। अब मैंने बताया था कि जब द बॉय जो होगा, इस सब्जेक्ट को भी अपनी वर्ब चाहिए, तो इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ दिख रही है आपको, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है विल पास, क्योंकि और तो कोई यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, विद फ्लाइंग कलर्स यहाँ तो कोई वर्ब है ही नहीं आपके पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपके पास विल पास है ये क्या है, ये वर्ब लगी है, बट ये किसकी वर्ब है, ये द बॉय की वर्ब है। इसका मतलब इस सेंटेंस में हमें ही की ज़रूरत ही नहीं है, इस सेंटेंस में हमें ही जो सब्जेक्ट लगा है वो अननेसेसरी यूज़ किया गया है एरर्स में क्वेश्चन बनाने को, तो इस वजह से हम यहाँ पर ही को नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला। अगर मैं सेंटेंस को दोबारा से देखूँ तो यहाँ पर क्या है आपके पास, द बॉय लिखा था, मैंने बोला कि जब पहले सब्जेक्ट के बिल्कुल आगे रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया जाए तो इसकी वर्ब हमेशा लास्ट में होती है। देखो अब ये फ्लाइंग को वर्ब मत समझ लेना, ये फ्लाइंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना, ये फ्लाइंग वर्ब नहीं है, ये तो इसकी विशेषता बता रही है कलर्स की, ये विशेषता बताने के लिए यूज़ हो रहा है। ये आईएनजी वाले सारे केसेस वर्ब नहीं होते, ठीक है ना, आईएनजी वाले सारे केसेस वर्ब नहीं होते हैं, वो जीरंड भी हो सकता है, वो एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसकी वर्ब नहीं है, और इसके आगे तो विद प्रेपोजिशन लगी है, तो जरूर ये इसकी वर्ब हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। वर्ब जो है वो क्या है, विल पास, क्या है, विल और पास, किसके अकॉर्डिंग, इस बॉय के अकॉर्डिंग। तो S1 V1 दे दिया,
हु भी सब्जेक्ट नंबर 2 है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या है, स्टडीज, तो V2 दे दिया। अब बताओ इस ही का क्या काम, इस ही का तो कोई काम ही नहीं है, इसको तो अननेसेसरी यूज़ किया सेंटेंस में, तो यानी कि इस पार्ट में गलती थी, ही का हमारे पास यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं होगा। ही इसने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यूज़ कर दिया सेंटेंस में। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। अगेन वही चीज़ है, आई सब्जेक्ट पर्सन नंबर 1 है, टीना आपका पर्सन नंबर 3 है, बट सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो पॉजिटिव सेंस लगाने के लिए हम क्या रूल लगाते हैं, 2 3 1। तो पहले कौन सा है यहाँ पे 3, फिर उसके बाद आएगा 1, तो यानी कि पहले टीना आएगा, उसके बाद फिर आपको क्या आएगा, आई आएगा। तो ये आपने याद रखना है। सो राइट आंसर इज टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका मुझे आंसर दीजिए, फिर अपने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। तो द आंट हु वॉज नियर बाय वॉकड अराउंड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। बहुत टाइम है, आराम से सोचिए और ध्यान से सोच के मुझे आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन में कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है, ऑप्शंस दे देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए करने में। तो देखो मैंने द आंट हु वॉज नियर बाय को दे दिया पार्ट नंबर ए, स्लैश लगा दिया। वॉकड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर को मैंने दे दिया पार्ट नंबर बी। शार्पली इन द एंकल को मैंने दे दिया पार्ट नंबर सी, और डी पे मैंने लिख दिया नो एरर। चलिए अब इजी है, ए बी सी डी आंसर दीजिए। अब आराम से सोचना और मेरे को आंसर बताना, हो सके तो आंसर की करेक्शन करके भी बताना कि गलती कहाँ थी और उसकी जगह क्या आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना और ट्राई करना आंसर देने का, ठीक है। पहले आंसर दो ए बी सी और डी जो आपको लगता है, उसके बाद फिर मुझे बताइए कि जो गलती है उसकी करेक्शन करके क्या आंसर आएगा। तो गाइज़ ठीक है, हमारा टाइम अप हो चुका है, ठीक है, टाइम ओवर। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। देखिए सेंटेंस में लिखा था द आंट हु वॉज नियर बाई वॉकड अराउंड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। नाउ if we look at the sentence we can find out the aunt is your main subject। अगर हम सेंटेंस को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो आंट है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है स्टार्टिंग वाला, उसके आगे क्या लगा, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हु, ठीक है। और अब हु के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लग गई, वॉज। हु के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लग गई, इसके साथ आगे वॉज लग गई। अब मैंने क्या बोला था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर पहले सब्जेक्ट के बिल्कुल आगे रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए मतलब उस सब्जेक्ट की वर्ब हमेशा कहाँ होती है, लास्ट में होती है। तो लास्ट में कहाँ होगी, मतलब वॉकड, ये वॉकड एंड बिट, ये दोनों ही जो वर्ब्स लगी है ना, वॉकड एंड बिट, ये आंट के अकॉर्डिंग लगी है। बट आंट है क्या, आंट क्या है यहाँ पे, आंट तो एक चींटी की बात हो रही है, तो चींटी इज इन कैटेगरी ऑफ योर इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि हु तो हम इंसेक्ट्स की कैटेगरी में नहीं लगाते, हु तो हम ह्यूमन बीइंग वाले केस में लगाते, तो इसका मतलब यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा गाइस, यहाँ पर आपका आ जाएगा विच इज़ योर राइट आंसर, विच आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें याद है कि जो विच होता था वो हम कहाँ लगाते थे, नॉन ह्यूमन बींग्स वाले केस में, ठीक है। नॉन विच हम कहाँ लगाते थे, दोबारा से लिख रहा हूँ, विच का यूज़ हम करते थे नॉन ह्यूमन बीइंग वाले केस में, प्लस इंसेक्ट्स वाले केस में, और प्लस साथ में एनिमल्स वाले केस में, ठीक है। आपको याद होगी ये चीज़, क्लियर है गाइस। तो आई होप द आंट के आगे क्या आएगा, विच आएगा, ठीक है ना। तो ये आपने करेक्शन यहाँ पर कर लेनी है, और एक बार जो टेबल बनवाया था मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस का, उसको एक बार चेक कर लेना।
तो देखो प्रोनाउंस के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, हीज़ कहाँ लगेगा, हिम कहाँ लगेगा, हर 2 3 1 वाला रूल हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो आई होप आपको आज की जो एक्सरसाइज थी वो समझ आ गई होगी। किसी को नहीं समझ आएगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिसको आज का लेक्चर समझ आ गया है वो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। लाइक करके मुझे फटाफट से बता दीजिए कि हमें समझ आ गया, जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो सभी एक बार। जिसको समझ आ गया सारा क्वेश्चंस वो लाइक कर दो, जिसको नहीं समझ आया वो कमेंट्स करके बता देना मुझे कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, तो हम अपना सेशन यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। कल हम फिर से कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और ठीक है, और आगे देखते हैं कि प्रोनाउन में और कौन कौन किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। आज के क्वेश्चंस थोड़े ठीक लेवल के थे, कल के क्वेश्चंस थोड़े और टिपिकल लेवल के हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने पिछले 2 चैप्टर्स में किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।